नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइंस से। वीके सिंह और मोहन भागवत के बयान पर राज्यसभा में गतिरोध। पक्ष ने की विदेश राज्य मंत्री को पद से हटाने की मांग। बचाव में उतरी सरकार। जन लोकपाल बिल पर दिल्ली सरकार ने माने अन्ना के सुझाव। ड्राफ्ट में 2 संशोधन। लोकपाल को हटाने के लिए लेनी होगी हाई कोर्ट की मंजूरी। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। 1 जनवरी से नंबर के आधार पर चलेंगी निजी गाड़ियां। बदरपुर थर्मल पावर प्लांट भी होगा बंद। तमिलनाडु में बारिश थमने से राहत। मोबाइल सेवा आंशिक रूप से बहाल। रेलवे ट्रैक से पानी निकालने का काम जारी। राहत पहुंचाने के लिए चेन्नई पहुंचा INS ऐरावत। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन भारी गिरावट। सेंसेक्स 248 अंक टूटा। निफ्टी 82 अंक फिसला। डॉलर के मुकाबले 2 साल के सबसे निचले स्तर पर रुपया। और आइए देखते हैं पहली खबर। दिल्ली सरकार का जन लोकपाल एक बार फिर सुर्खियों में है। लगातार विरोध के बाद आज दिल्ली सरकार ने जन लोकपाल में 2 संशोधन कर विधानसभा में इसे पेश कर दिया। ये दोनों संशोधन समाजसेवी अन्ना हजारे के सुझाव पर किए गए हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता प्रशांत भूषण इन संशोधनों को गलत बताते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने जन लोकपाल में संशोधन कर विरोध पर विराम लगाने की कोशिश की है। नए संशोधन के अनुसार लोकपाल चयन समिति में 4 की जगह अब 7 सदस्य होंगे। चयन समिति के 4 सदस्य आपसी सहमति से चुने जाएंगे, जबकि बाकी 3 सदस्यों का चयन विपक्ष के नेता, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और पूर्व लोकपाल करेंगे। नए संशोधन के अनुसार लोकपाल को हटाने के लिए हाईकोर्ट की जांच के बाद सदन में वोटिंग करानी होगी, जिसके बाद ही लोकपाल को हटाया जा सकेगा। चयन समिति जो है 4 सदस्यों से आगे जाके अब 7 सदस्यों की हम प्रस्तावित कर रहे हैं। साथ साथ एक और जो लोकपाल को हटाने की प्रक्रिया थी, अब इसमें मैं साथ संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं। इम्पीचमेंट तक लाने से पहले मामले की, इस तरह के मामले की जांच माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित हो और उसके रिकमेंडेशन पर फिर इम्पीचमेंट किया जाए। उधर आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता प्रशांत भूषण ने एक बार फिर संशोधित जन लोकपाल ड्राफ्ट पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि 2014 के जन लोकपाल को क्यों नहीं पेश किया जा रहा। 2014 का जो बिल है वही लाना चाहिए और ये सब जो बदलाव करे गए हैं ये ठीक नहीं। जन लोकपाल का विरोध कांग्रेस और बीजेपी भी कर चुकी है। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास और संजय सिंह ने अन्ना हजारे से मुलाकात कर उनसे सुझाव मांगे थे। अन्ना के सुझाव को मानते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि वो सुझावों को जन लोकपाल ड्राफ्ट में जरूर शामिल करेंगे। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ हैं अलका लांबा, आम आदमी पार्टी की विधायक हैं, और साथ ही साथ फोन लाइन पर हैं आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता प्रोफेसर आनंद कुमार। सबसे पहले प्रोफेसर आनंद, आप समझना चाहूँगा, 2 जो अहम सुझाव अन्ना ने कहे वो केजरीवाल सरकार ने संशोधन के जरिए उसमें शामिल कर लिए। अब आपत्ति किन बिंदुओं को लेकर है? नहीं, आप जानते हैं कि जन लोकपाल जनता की एक ताकत के तौर पर लाने का आंदोलन 2.5-3 साल देश में चला था। सरकारी लोकपाल से भ्रष्टाचार का जो सर्वोच्च स्तर है उस पर काबू करना मुश्किल होता है, और आप अगर सरकारी लोकपाल को स्वतंत्र जांच की क्षमता नहीं देते हैं तो वो लंगड़ा लोकपाल रहता है जो सरकार की बैसाखी पर चलता है। फिर CBI में और इसमें कोई फर्क रह नहीं जाता है। और इसीलिए श्री प्रशांत भूषण के सुझाव को बिना इसको अहंकार का और नाक का मुद्दा बनाए दिल्ली सरकार को स्वीकारना चाहिए। वो कानून के देश के सबसे माने हुए जन विशेषज्ञ हैं और वो दिल्ली का भी भला चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि देश में भी इससे रास्ता बने, जैसे उत्तराखंड लोकपाल से बना था। लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार कह रही है कि अन्ना ने जो 2 अहम सुझाव दिए थे, तो इससे बात बनेगी नहीं, बात बिगड़ेगी। लेकिन जो सरकार है केजरीवाल सरकार, उसके प्रतिनिधि गए अन्ना के पास, उन्होंने 2 जो सुझाव दिए थे उनको शामिल कर लिया गया है। नहीं, वो बहुत अच्छा किया। उससे ये तो मालूम हो ही गया कि आपने
जो दावा किया था कि 2014 में जो भी हमने किया था वही जस का तस बिना कॉमा फुल स्टॉप के ले आ रहे हैं, तो वो झूठ तो खुल गया। लेकिन खैर उस बात को ठीक है, सवाल दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने का है जी। और ऐसा एक रास्ता बनाने का है इस पर कि जन साधारण चल करके ये सर्वोच्च स्तर पर जो बैठे हुए लोग होते हैं उनके भ्रष्टाचार पर लगाम लगा सके। जी प्रोफेसर आनंद, मैं आपका लौटूंगा। अलका लामा हमारे साथ हैं। अलका, जिस तरीके से प्रोफेसर आनंद कह रहे हैं कि जो उसकी स्वायत्तता है यानी कि जांच को लेकर जो आप लोगों की शुरुआती और पहली अहम मांग थी जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, उस पॉइंट को अभी भी शामिल नहीं किया गया है। देखिए, अभी मैं जब आपसे बात कर रही हूँ, सदन चल रहा है, सदन में भारत माता जय के नारे लग रहे हैं। ये हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी समझौता जन लोकपाल कानून से जो बिल यहाँ आया गया है उसमें कोई समझौता नहीं किया गया। समय समय में तब्दीलियां भविष्य में भी कभी लगेगा, इसमें और तब्दीलियों की जरूरत है। जिस तरह से जब ये कानून लागू हो जाएगा तब तक हम 5 सालों में इसमें प्रस्ताव में समय समय पर जरूरत के मुताबिक बिल्कुल प्रावधान रहते हैं कि आप बदलाव करें। लेकिन खुशी है, अन्ना जी से पार्टी के सदस्य जाकर मिले, अन्ना जी ने खुशी जाहिर की, अन्ना जी ने जो सुझाव दिए उन सुझावों को आज सदन में कैबिनेट की मीटिंग के बाद आज उसका समर्थन करके उन्हें बिल में शामिल करके उससे आज ये सदन कुछ ही घंटों में मुझे लग रहा है पारित होने वाला है। अब असली लड़ाई केंद्र के सामने आएगी, हम इसे केंद्र के पास भेजेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ भाजपा हो, कांग्रेस हो, स्वराज अभियान के लोग हों, इन सभी लोगों ने सिर्फ विरोध किया है। जो समर्थन की बात है, एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, वो अन्ना जी ने किया। अन्ना जी ने कहा ये कमियां हैं, ये सुझाव हैं, इसे पूरा करिए। हमने उसको पॉजिटिव क्रिटिसिज्म या जिस तरह के सुझाव थे उसे हमने शामिल किया, उसे बदलाव लिया है। और मेरी माने चाहे वो भाजपा, कांग्रेस या स्वराज अभियान के लोग हैं, एक बार पारित होने दीजिए। ये इतना सख्त कानून बना है कि कोई भी बचकर निकल नहीं सकता। लेकिन अलका, क्या स्वराज अभियान के आपके पुराने साथी हों या फिर दूसरी पार्टियों के नेता हों, उनको आपने बुलाया कि इसमें क्या सुझाव आप देना चाहते हैं, उन सुझावों को आप अमल करेंगे? देखिए, हम बिल्कुल उन्हें बुलाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने शुरू से ही, पहले दिन से ही जो काम भाजपा कांग्रेस का एक राजनीतिक पार्टी का था वो इन्होंने मोर्चा संभाला। और बिल्कुल धरना प्रदर्शन, नारे लगाना, गुमराह करना अपनी बातों को रखने का एक तरीका होता है। लेकिन ये लोगों ने जिस तरह से धरने प्रदर्शन पहले ही बार करने शुरू कर दिए जब ये पेश ही हुआ था, उसके बाद हमें 3-4 दिन दिए गए, हमने उसमें बहुत विचार किया, लोगों के सुझाव आए, अन्ना जी के भी सुझाव आए। उसी तरह बेहतर रहता ये भी आते, मिलते, मुख्यमंत्री से समय लेते, अपने सुझाव लिखित में देते, लेकिन इनकी तरफ से ऐसी कोई पहल हुई नहीं। तो मंशा साफ दिखती है, जो भाजपा और कांग्रेस नहीं चाहते ये कानून, मजबूत कानून पास हो। प्रोफेसर आनंद, अलका कह रही हैं कि आप लोगों ने सुझाव नहीं दिए बल्कि सीधे आपने विरोध प्रदर्शन पर आ गए, आप लोगों को गुमराह करने लगे। आपको मिलकर सुझाव देना चाहिए। सरकारी पार्टी होती है उसके नेता हमेशा सच बोलते हैं, वो झूठ कभी नहीं बोलते। प्रशांत भूषण ने मीडिया के जरिए खुलेआम बिंदुवार सुझाव लिखे जो टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर के भारत की हर भाषा में छपे। इनकी कोई और भाषा होगी, हाँ, चीनी भाषा में नहीं छपे थे। दूसरा, प्रशांत भूषण जी ने संवाद के लिए निमंत्रण दिया, तो उस संवाद के निमंत्रण के बारे में कहीं से कोई जवाब नहीं आया। ये कहने की बात नहीं है, ये प्रशांत भूषण जैसे लोगों की तपस्या का परिणाम है। लेकिन हाँ, वो खुद देख रहे हैं कि आधा अधूरा लाइएगा तो वो गुनाह बेलज्जत हो जाएगा और दुनिया ये कहेगी कि जन लोकपाल आया, इससे तो कोई फर्क पड़ा नहीं। तो हमको चिंता इनकी नहीं है, हमको चिंता भ्रष्टाचार से मुक्त दिल्ली की है, भ्रष्टाचार से मुक्त भारत की है। अलका, जिस तरीके से मुझे याद पड़ता है जब केंद्र में यूपीए की सरकार हुआ करती थी और आप लोग यानी कि अरविंद केजरीवाल और दूसरे साथी आंदोलन कर रहे थे लोकपाल को लेकर, तब आप लोग यही कहते थे कि सरकार जो हम कह रहे हैं वो कानून लाए, इसमें बाद में रद्दोबदल की बात आप लोग स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन आज वही भाषा आप लोग बोल रहे हैं कि हम कानून एक बार पास हो जाने दीजिए, उसके बाद हम संशोधन के रास्ते खुले हुए हैं। देखिए, प्रोफेसर आनंद कुमार जी हो या प्रशांत जी या स्वराज अभियान के लोग या भाजपा, कांग्रेस, दिल्ली का आम आदमी, मैं ये कहूंगी चिंताएं छोड़ दीजिए। एक बात, इस कानून को केंद्र से हम पारित कर रहे हैं, केंद्र पे की भी मोहर लगना जरूरी है, लग जाए, आप देखिएगा, आपको गर्व महसूस होगा, आपकी चिंताएं दूर हो जाएंगी। और जो केंद्र के पास आपने कहा पिछली 2 बार हमने भेजा था जब यूपीए की सरकार थी, अलका, इस वक्त मैं रोकना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल इस वक्त विधानसभा में बोल रहे हैं, मैं उनको चाहूंगा कि दर्शक सुनिए इस वक्त क्या वहां पर हो रहा है। आप लोग वहां पे जनता के बीच में इसके लिए मोबिलाइजेशन चालू कीजिए। मुझे याद है 4 अप्रैल के 2-3 दिन पहले मैं, कुमार विश्वास, मनीष सिसोदिया, हम 3-4 लोग बैठे थे और हम सोच रहे थे कि यार 4 अप्रैल को अन्ना जी आ रहे हैं, 200-300 लोग इकट्ठे हो जाएंगे क्या। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, हमारी
कुछ भी औकात नहीं है, हम बहुत छोटे लोग हैं। हमारे पीछे 4 आदमी नहीं खड़े थे, हम कुछ नहीं थे। कुछ ना कुछ तो कुदरत का चमत्कार हुआ। अन्ना जी आए, 4 अप्रैल को अन्ना जी अनशन पे बैठे, हम लोग स्टेज पे थे। पहले 200 लोग, 300 लोग, 400 लोग, फिर 1000 हुए, फिर 2000 हुए, और होते होते कुछ तो चमत्कार हुआ। 2-3 दिन के अंदर ऐसे लगा जैसे सारा देश इकट्ठा हो गया। ऐसे लगा जैसे हर शहर के अंदर लोग मोमबत्ती लेके निकल पड़े। जगह जगह, मुंबई के अंदर, फलानी जगह, इधर साउथ के अंदर, ईस्ट के अंदर, पूरे देश के अंदर लोग मोमबत्ती लेके निकल पड़े। कुछ तो कुदरत का करिश्मा था, कुछ ना कुछ तो चमत्कारिक हो रहा था। और 5 दिन के अंदर 9 अप्रैल को केंद्र सरकार को एक जॉइंट ड्राफ्टिंग कमेटी बनानी पड़ी, जिसमें 5 केंद्रीय मंत्री, इतने बड़े बड़े मंत्री, उसमें वित्त मंत्री उस वक्त के थे प्रणब मुखर्जी साहब, चिदम्बरम साहब थे, कपिल सिब्बल साहब थे, मोइली साहब थे, और एक और मंत्री थे, और 5। विधानसभा में अरविंद केजरीवाल बता रहे थे इसी लोकपाल को लेकर। प्रोफेसर आनंद, क्या वाकई एक वही बेहतर तरीका था कि जैसे कि खुद केजरीवाल इस वक्त विधानसभा में बता रहे थे कि एक ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी कि क्या इसकी ज़रूरत आपको लगता है थी कि इस वक्त पेश करने से पहले विधानसभा में इस लोकपाल को लेकर आपके जो पुराने साथी हैं, दूसरी पार्टियों के नेता हैं, एक्सपर्ट, उनकी एक ज्वाइंट कमेटी होती और वो जो अंतिम फैसला करती, वो तमाम बिंदु लेकर विधानसभा में बिल लाया जाता? देखिए, अभी बहुत अच्छी तरह से श्री अरविंद केजरीवाल ने उन दिनों को याद किया जिसमें से ये पूरी ताकत पैदा हुई, और श्री अरविंद केजरीवाल को छोड़ के बाकी 4 लोगों को इस लायक भी नहीं समझा गया कि इस ड्राफ्ट के बारे में कोई चर्चा करें। जस्टिस संतोष हेगड़े, श्री प्रशांत भूषण, श्री शांति भूषण भारत की जनता के बीच में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली आवाजों में शामिल हैं। आपके पास इनसे बेहतर हो श्री नरेंद्र तोमर हैं, मौजूदा कानून मंत्री हैं, उन लोगों से ही राय ले लीजिए, लेकिन इसको बच्चों का खेल मत बनाइए, वरना एक बड़ी तपस्या भंग होने के किनारे आ गई है। और नीयत बहुत साफ होनी चाहिए, देश बनाने का सवाल है, वरना जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत बड़े बड़े नेता थे, उनके दावे भी बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन नीयत साफ नहीं थी। प्रोफेसर आनंद, वक्त की कमी है, लेकिन देश लगातार भ्रष्टाचार के दलदल में केजरीवाल चलता सरकार चला ने गया जो कहा है कि अन्ना उनके इस ड्राफ्ट बिल का समर्थन करते हैं और शायद इसीलिए अब जो बाकी इफ एंड बट्स हैं या फिर दूसरे जो आशंकाएं हैं उनको लोग पूरी तरीके से दरकिनार कर रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अलका लांबा आपका और प्रोफेसर आनंद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। राज्यसभा में आज केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के विवादित बयान को लेकर गतिरोध देखने को मिला। बीएसपी प्रमुख मायावती ने उन्हें कैबिनेट से हटाने की मांग की। कांग्रेस ने भी उनकी मांग का समर्थन किया। हालांकि सरकार उनका बचाव करती रही। राज्यसभा में दूसरे दिन भी केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के बयान को लेकर गतिरोध बना रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने सिंह की दलितों के खिलाफ टिप्पणी का मुद्दा उठाया, साथ ही उन्हें कैबिनेट से हटाने की मांग की। वहीं कांग्रेस भी इस मुद्दे पर बीएसपी के साथ नजर आई। सदन में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने इस मामले में प्रधानमंत्री से वीके सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। श्री वीके सिंह के मामले में दलित प्रकरण को लेकर सरकार का जो रवैया हमें देखने के लिए मिला है, तो अति दुखद व अति चिंताजनक भी है। उस मंत्री को एक पल भी मंत्रिमंडल का साथी नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे पार्लियामेंट का मेंबर भी नहीं होना चाहिए। हालांकि इस मामले में सरकार वीके सिंह के बयान का बचाव करती नजर आई। वीके सिंह जी ने बार बार इस बात को स्पष्ट किया है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है
जो किसी भी दलित समाज के अपमान का कारण हो। वहीं समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर के निर्माण को लेकर आरएसएस प्रमुख भागवत की टिप्पणी का जिक्र किया। समाजवादी पार्टी सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि उनकी इस टिप्पणी से सांप्रदायिक तनाव पैदा हो रहा है। न्यायालय में लंबित होने के बाद भी बेरोक टोक आरएसएस चीफ का बयान देना ये दर्शाता है कि सरकार की मिलीभगत के तहत ही ये सब किया जा रहा है। इस मुद्दे पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अदालत के फैसले का सबको सम्मान करना चाहिए। संकल्प को दोहराने का उनको जो है वो फंडामेंटल राइट है, लेकिन निर्माण के संबंध में हमारा स्पष्ट मत है कि निर्माण जो है वो न्यायालय के निर्णय के तहत होना चाहिए और न्यायालय के निर्णय का सबको सम्मान करना चाहिए। सदन में गतिरोध की वजह से प्रश्नकाल नहीं चल सका। विरोध की वजह से सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सरकार राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को लागू करने के बारे में जल्द ही कदम उठाएगी। हालांकि सरकार ने सूखे के चलते होने वाले नुकसान पर किसान कर्ज माफी योजना पर कोई भरोसा नहीं दिया। प्रश्नकाल के दौरान कई सांसदों ने सूखे के चलते किसानों को होने वाली समस्याओं पर चिंता जाहिर की। लोकसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान सरकार ने जानकारी दी कि सूखे से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि सरकार जल्द ही राष्ट्रीय फसल बीमा योजना लेकर आएगी। इसके अलावा अब 33% फसल के नुकसान के लिए लोन अदायगी पर रियायत दी जाएगी। हमारी जीवन ज्योति बीमा योजना है जिसके 330 रुपए देने पर हर किसान भाई या बहन को जीवन बीमा मिल सकती है और अगर किसी का भी देहांत होता है तो उस पे जो आपको कवरेज मिलता है वो 2 लाख रुपए का है। इससे पहले बीजेपी, कांग्रेस और वाम समेत कई दलों के सांसदों ने किसानों की आत्महत्याओं की घटनाओं पर चिंता जाहिर की। सदस्यों ने सरकार से फसल बर्बाद होने की सूरत में किसानों के लिए कर्ज माफी योजना की मांग की। जब तक किसान को उसके खेतों को साधन संपन्न बनाने के लिए ऋण उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तब तक उसकी स्थिति बड़ी भयावह बनी रहेगी। Despite this widespread agrarian distress and farmer suicide, what prevents this government from implementing the National Commission on Farmers recommendation that there should be agriculture credit at not more than 4% rate of interest? कृषि क्षेत्र के अंदर किसानों पे एक संकट की परिस्थिति बनी हुई है। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए कर्जा माफी की योजना यूपीए के तर्ज पे ये सरकार भी लाने का काम करेगी। हालांकि सरकार ने इस बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया। सरकार ने ये जरूर कहा कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, कम ब्याज पर आसान लोन, उर्वरक सब्सिडी और सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाकर नुकसान की भरपाई की कोशिश की जा रही है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि देश का विकास राज्यों के सहयोग के बिना संभव नहीं। उन्होंने केंद्र में राज्यों के लिए विशेष विभाग के साथ कई कदमों का जिक्र किया जो सरकार ने राज्यों को साथ लेकर चलने के लिए उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि दुनिया राज्यों और उनकी ताकत के बारे में जाने। इसके अलावा पीएम ने संसद के सुचारू रूप से चलने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संसद के चलने का श्रेय सभी दलों को जाता है। भारत को आगे बढ़ना है तो दिल्ली से देश आगे नहीं बढ़ सकता है। राज्य और दिल्ली दोनों मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर के चले, एक दिशा में चले, गति समान बनाने की कोशिश करें, परिणाम अपने आप निकल आएंगे। नीति आयोग का जो गठन हुआ है, मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम की अगुवाई वाली समिति ने जीएसटी पर 100 पन्नों की रिपोर्ट वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंप दी है। हालांकि जीएसटी पर पूरी रिपोर्ट सोमवार को सौंपी जाएगी। अरविंद सुब्रमण्यम ने बताया कि जीएसटी का रेवेन्यू न्यूट्रल रेट 15 से 15.5% के बीच होगा। जीएसटी के रेवेन्यू न्यूट्रल रेट के 3 हिस्से होंगे, लो, हाई और स्टैंडर्ड। जैसे हिस्सों में जीएसटी का प्रारूप होगा। अरविंद सुब्रमण्यम के मुताबिक ज़्यादातर प्रोडक्ट पर स्टैंडर्ड रेट लागू होगा। जीएसटी का स्टैंडर्ड रेट 17 से 18% के बीच होगा, लो रेट 12% और हाई 40% होगा। इसमें प्रस्तावित 1% इंटरस्टेट रेट को खत्म करने की भी सिफारिश दी गई है। Be allocated between the center and the states will again of course be decided by the GST Council, but it's clear that this allocation will and must reflect the revenues to be raised at the center and the states. So the allocation of this 17% or between 17 and 18%
will depend upon how much revenues will preserve revenue neutrality for the center and how much revenue will preserve revenue neutrality for the states. A set of recommendations will now go to the GST Council, and we have a meeting with the GST Council coming up. It will be discussed within the GST Council, and then important policy decisions will have to be made on some of these parameters. तमिलनाडु में प्रशासन और राहत एजेंसियों के सामने बुनियादी सेवाओं को बहाल करना इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। राहत दल का जोर पीड़ित लोगों तक रोजमर्रा के सामान को पहुंचाने पर है। रेल और सड़क संपर्क में बाधा के चलते चेन्नई में ईंधन आपूर्ति नहीं हो पा रही। रेल मंत्रालय ने तमिलनाडु के लिए रेल नीर की 1 लाख बोतलें भेजी हैं। राजाली नौसैनिक हवाई अड्डे से उड़ानें भी अब शुरू की गई हैं। चेन्नई से भारी बारिश का खतरा अभी टला नहीं है। 12 घंटे की राहत के बाद एक बार फिर चेन्नई में दोपहर में भारी बारिश हुई। हालांकि बीच में बारिश थमने के बाद राहत और बचाव अभियान को तेज किया गया था, लेकिन अभी भी लाखों लोग पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। मोबाइल फोन सेवा आंशिक रूप से बहाल हो गई है और परिवहन सेवा में भी सुधार होने के संकेत हैं, जबकि एटीएम जैसी दूसरी सेवाएं अब भी बंद हैं। एहतियात के तौर पर अभी भी चेन्नई के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बंद रखी गई है। लोगों तक पीने का पानी पहुंचाना बड़ी चुनौती है। जहां पानी नहीं जमा हुआ है वहां पावर रेस्टोरेशन हुआ है, कम्युनिकेशंस नेटवर्क में भी सुधार हुआ है। पिछले कई घंटों से हम अपने ऑफिसर्स से बहुत अच्छी तरह बात कर पा रहे हैं, हम अपने टीम लीडर्स से बात कर पा रहे हैं और कई ऐसे जगह हैं जहां पे सूख गई हैं, पानी नहीं है वहां पे, और पानी के स्तर में, जल के स्तर में भी काफी गिरावट आई है। अस्पतालों का बुरा हाल है। चेन्नई के एक अस्पताल में बिजली ठप होने के बाद ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद होने से 18 मरीजों की मौत हो गई। पीड़ित इलाकों से लोगों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चलाया जा रहा है। सेना और वायुसेना के जवान हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को निकालने में लगे हैं। वहीं पानी के बीच रह रहे लोगों तक खाने के पैकेट गिराए जा रहे हैं। INS ऐरावत राहत सामग्री लेकर चेन्नई पहुंच गया है। As you can see behind me now, we've got INS Airawat that has arrived here. Part of the relief material that we got has been handed over to the state administration. चेन्नई समेत कई स्टेशनों के पानी में डूबे होने की वजह से लोगों को बाहर निकालने में परेशानी हो रही है। हालांकि रेलवे युद्ध स्तर पर ट्रकों से पानी निकालने में जुटा है। चेन्नई के करीब राजाली नौसेना के एयर स्टेशन से सीमित कारोबारी उड़ानों का संचालन शुरू कर दिया गया है। जो हमारे चेन्नई एग्मोर और चेन्नई सेंट्रल स्टेशंस हैं, वो वहाँ पर ट्रैक्स अभी भी डूबा हुआ है। उन स्टेशन तक घुसना और पहुँचना ही मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो अभी भी चेन्नई को छोड़कर राज्य के कई इलाकों में अगले 48 घंटों में भारी बारिश की आशंका है। चेन्नई में हैवी रेनफॉल की संभावनाएं अगले 2 दिनों तक काफी कम है। लाइट रेनफॉल वहाँ जारी रहेगी। हैवी रेनफॉल फिर वही पुडुचेरी, कुडालोर, नागापट्टिनम और जो डिस्ट्रिक्ट है साथ में लगे हुए, इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में अगले 2 दिनों में आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल होगा। केंद्र सरकार ने सभी एजेंसियों से राहत तेज करने का निर्देश दिया है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई का हवाई सर्वे कर बाढ़ पीड़ित इलाकों का जायजा लिया था। साथ ही केंद्र की ओर से तत्काल 1000 करोड़ के राहत पैकेज का भी ऐलान किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला किया है। सर्दियों में राजधानी में नंबर प्लेट के आधार पर अब गाड़ियां चलेंगी। ये नियम 1 जनवरी 2016 से लागू होगा। इस फैसले के अनुसार 1, 3, 5, 7 और 9 नंबर वाली गाड़ियां एक दिन, तो दूसरे दिन 2, 4, 6, 8 और 0 नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी। यानी एक दिन ऑड और दूसरे दिन इवन नंबर वाली गाड़ियां ही सड़कों पर दौड़ सकेंगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने बदरपुर पावर प्लांट को भी बंद करने का फैसला लिया है। शेयर बाजार में आज लगातार तीसरे दिन गिरावट रही। यूरोपीय केंद्रीय बैंक यानी कि ECB जमा दरों पर उम्मीद से कम कटौती का असर बाजार पर दिखा। बिकवाली के दबाव के बीच सेंसेक्स 25,700 के नीचे तक आया तो निफ्टी 7800 के नीचे आ गया और आखिर में सेंसेक्स और निफ्टी में 1% तक की कमजोरी दिखी। BSE का 30 शेयरों का सेंसेक्स 248.5 अंकों की कमी के साथ 25,638 पर बंद हुआ और जबकि निफ्टी 82 अंक गिरकर 7,782 पर बंद हुआ। सेंसेक्स का ये 2 हफ्ते का सबसे निचला स्तर है और पिछले 3 दिनों में 531 अंकों की कमी आई है। पूरे हफ्ते की बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 2% की गिरावट रही।
उधर रुपए में भी कमजोरी का रुख रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया 2 साल के निचले स्तर पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया 67 तक जा पहुंचा। हालांकि बाद में थोड़ी रिकवरी के बाद 66 रुपये 70 पैसे पर थमा। तो इस बुलेटिन में भी इतना ही। नमस्कार।